बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये 2009 की एक सर्द रात थी। मैं और मेरी बीवी ज़ारा सो रहे थे। रात के 1 बजे मेरे दोस्त मुबीन की कॉल आई। उसने कहा, मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार डालेगी। मैं बहुत हैरान हुआ कि मुबीन को ऐसा क्या हुआ है, शायद ये मुझे मजाक कर रहा है। मैंने कहा, यार ये कोई मजाक का वक्त है? बोला, नहीं आसिफ, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा लो। इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खौफ था। मैंने कहा, मैं आता हूँ। अभी ये कहा ही था कि कॉल कट गई। मैं खुद डर गया था। मैं फट उठा, ज़ारा को उठाया और अपनी गन साथ ली। क्या हुआ आसिफ, इतने परेशान क्यों हो? ज़ारा ने उठते साथ ही सवाल किया। मैंने कहा, ज़ारा तुम परेशान मत हो, बस दरवाज़ा बंद करो। मैं मुबीन के घर जा रहा हूँ। उसकी कॉल आई थी, वो बहुत परेशान था। अल्लाह खैर करे, आप आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखना, रात बहुत हो गई है। ज़ारा ने घबराते हुए कहा। मैं ज़ारा को दिलासा देकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके मुबीन के घर चल पड़ा। मुबीन मेरा बचपन का दोस्त था। 2 हफ्ता पहले उसकी शादी वरा से हुई थी और वो बहुत खुश था। आज अचानक वो ऐसा हो गया था। उसे कौन मानना चाहता था? मैं अभी सोच ही रहा था कि इतने में मुबीन का घर आ गया। वो बहुत खुश था। मुबीन का घर शहर से थोड़ा दूर बाहर था, बड़े कब्रिस्तान के करीब। मैं फटाफट गाड़ी से उतरा और मुबीन के घर का गेट नॉक किया। मुबीन, मुबीन, मैं जोर से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया क्योंकि घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं भागकर घर की तरफ गया। वहाँ खिड़की खुली हुई थी, खून के ताज़ा निशान थे। मैं खिड़की के अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑफ थी। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और मुबीन के कमरे की तरफ जाने लगा। मुबीन के कमरे में जाते ही मेरी चीख निकल गई। बेड के पास ज़मीन पर मुबीन खून में लथपथ पड़ा था। मैंने चेक किया तो वो मर चुका था और भाभी का भी नामो निशान नहीं था। कमरे से खिड़की तक खून के धब्बों के निशान थे जो नंगे पैरों के थे। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त माजिद को कॉल की जो पुलिस में था और उसे सूरत हाल से आगाह किया। उसने मुझे हौसला रखने और जितनी जल्दी हो सका मेरे पास आने का यकीन दिलाया। मैंने सोचा, पैरों के निशानात का पीछा क्या किया जाए। मैं मोबाइल टॉर्च की रोशनी में निशानात का पीछा करने लगा। निशानात पिछली गली से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रात के अंधेरे ने कब्रिस्तान को बहुत वहशतनाक बना दिया था। मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के करीब ही पहुंचा था कि माजिद की कॉल आ गई। हेलो आसिफ, कहाँ हो? मुबीन के घर पर हूँ, माजिद ने कहा। यार, मैं घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान के पास हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, मैं आता हूँ, माजिद ने कहा और कॉल काट दी। चंद लम्हों बाद माजिद मेरे पास आ गया। आसिफ यार, बहुत अफसोस हुआ, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माजिद ने आते ही सवाल किया। मैं इन निशानात के पीछे आया हूँ। थैंक्स यार, फ़ौरन मेरे पास आने के लिए, मैंने माजिद को कहा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मुबीन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ना ही उसका कोई दुश्मन था और ना ही उसमें कोई ऐसी बात थी। वो एक शरीफ इंसान था। चलो निशानात का पीछा करते हैं। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की है, वो आती ही होगी, माजिद ने कहा और हम निशानात के पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। निशानात एक दरख्त के पास आकर ख़त्म हो गए। यार, निशान तो यहाँ आकर ख़त्म हो गए हैं, माजिद ने कहा। चलो दरख्त के पीछे देखते हैं, उसने कहा। तो हम दरख्त के पीछे गए। दरख्त के पीछे कब्र के पास का मंजर देखकर हम खौफजदा हो गए। हमने जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। वो मुबीन की वाइफ वरा थी जो कब्र के पास बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पैर खून से भरे हुए थे। ओ माय गॉड, इसका मतलब मुबीन का खून भाभी ने किया? मैंने हैरान होकर पूछा। देखकर तो यही लगता है, माजिद ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, मैंने कहा। माजिद ने फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई और मैं घर आ गया।
क्या हुआ, मुबीन भाई कैसे हैं? मेरे घर पहुंचते ही ज़ारा ने बेचैनी से पूछा। तभी मैंने ज़ारा को बताया कि मुबीन भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ज़ारा भी परेशान हो गई, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करने लगी। मैं भी थक गया था। मैंने कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। बेड पर लेट तो गया था, मगर सोने की कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैर न जाने कब मैं सो गया। मेरी आंख सुबह 10 बजे खुली। मैं फ्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि माजिद की कॉल आई। कहा कि तुमसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है, थाने आ जाओ। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। कुछ ही देर के बाद मैं माजिद के थाने पहुंच चुका था। मैंने उसे सलाम दुआ के बाद भाभी के बारे में पूछा, मगर माजिद ने मुझसे उल्टा भाभी के बारे में सवाल कर दिया। क्या तुम जानते हो कि भाभी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? माजिद के सवाल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इतना जानता था कि भाभी के आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी फैमिली में सिर्फ उनका चचा है। उनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सारा मामला देखकर शक तो भाभी पर ही जाता है। माजिद ने कहा, मैं इस मामले की बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ। अगर कहीं से कोई भी सुराग मिला तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। माजिद ने जवाब में कहा था। मैंने माजिद को खुदा हाफिज़ कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझ में गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे। मुझे बार बार मुबीन का और भाभी का ख्याल आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ होगा। रात के 11 बज रहे थे। खाने के बाद ज़ारा से मुबीन और भाभी के बारे में बात कर रहा था कि अचानक से माजिद की कॉल आई। वो मुझे फिर बुला रहा था कि भाभी के केस के बारे में बहुत अहम दरियाफ्त हुई है, तभी तुम्हारा यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। मैंने ज़ारा को बताया कि इंस्पेक्टर माजिद का फ़ोन था। भाभी और मुबीन के बारे में अहम पेशरफ्त हुई है, इसीलिए उसने मुझे कॉल की है। तुम दरवाज़ा लॉक कर लो। मैं ये कहकर बाहर निकल आया, गाड़ी स्टार्ट की और माजिद के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं माजिद के घर पहुंचा, माजिद पहले ही दरवाजे के पास मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की। माजिद से सलेक के बाद हम उसकी बैठक में बैठ गए। उसने अपनी नौकरानी से ठंडा लाने का कहा। उसके बाद वो मुझसे बातचीत करने लगा। यार आसिफ, हमारे जाने के कुछ देर बाद हमारे गांव के थाने से कॉल आई थी। उसने कुछ मालूम करना था। वहाँ का थानेदार मेरा कज़न है। बातचीत के दौरान जब मैंने उसे मुबीन के केस के बारे में बताया तो वो चौंक गया। कहने लगा, बिल्कुल ऐसा ही एक केस 3 महीने पहले उसके गांव में पेश आया था। जो बंदा इस गांव में कत्ल हुआ था, उसकी शादी को भी अभी बमुश्किल 2 हफ्ते हुए थे और वहाँ भी ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए गए थे, मगर वहाँ से इन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। ये सुनकर मैं फ़ौरन उसके पास गया। अपने कज़न के साथ मिलकर आज सारा दिन इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि पिछले 3 साल में ऐसे 10 वाक़यात हो चुके हैं जिनमें शादी के 2 हफ्ते बाद खाविंद की लाश मिलती है और वहाँ पर भी ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं चौंक सा गया। मुझ पर वहशत तारी हो गई। इतने में भाभी आयशा कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने सलाम किया और फिर सलाम दुआ करके वो अपने बच्चों को सुलाने का कहकर कमरे से चली गईं। मगर माजिद की बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। असल में जो पिछले वाक़यात हुए थे उनमें मुबीन के वाक़े में कोई फ़र्क नहीं था। इनका घर भी आबादी से थोड़े फासले पर कब्रिस्तान के पास था। इनकी शादी को भी 2 ही हफ्ते हुए थे। लेकिन यार, इस बात का क्या सबूत है कि वो वरा भाभी ही थी? मैंने पूछा। मैं इस बार सबूत लेकर ही आया हूँ। ये कहकर माजिद ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे तस्वीर दिखाई। मैं और मेरा कज़न ये तस्वीर लेकर इन जगहों पर गए थे, यहाँ ये वाक़यात हुए हैं और वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों ने इस तस्वीर को पहचान लिया। हर गांव में इसका अलग नाम था। मेरे गांव के कज़न में इसका नाम मारिया, जबकि इससे पिछले गांव में इसने अपना नाम आलिया बताया था। मेरा दिमाग उस वक्त सुन्न हो चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे, माजिद ने कहा। मैंने परेशानी और हैरानी से मिले जुले तासुरात में
माजिद से इजाज़त ली और अपने घर आ गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा। मेरे जहन ने बहुत से सवालों को जन्म दिया था। घर पहुंचकर मैंने जब ज़ारा को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो उस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वरा भाभी भी तो शक्ल से बेहद मासूम और शरीफ थी और वो बहुत ही फर्माबरदार थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। यकीनन माजिद भाई को कोई गलत फहमी हुई है। ज़ारा ने कहा, नहीं यार, इस बार तो माजिद के पास पक्के सबूत हैं। इन्होंने इसके बाद ही मुझे बुलाकर इन सब बातों के बारे में बताया और उस वक्त मैं शदीद हैरान हूँ। अब जाकर हम हॉस्पिटल में बाकी सारी बातों का पता लगाएंगे। जैसे तैसे करके मैंने ये रात गुजारी। सुबह सवेरे ही मैं माजिद के घर लिया, उसे अपने साथ लिया और हम हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर साहिब ने कहा कि वरा को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। हमें उम्मीद है कि इनको 24 घंटों तक आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यार, मुझे तो ये बात कुछ गड़बड़ लगती है। हमें चाहिए कि हम किसी बाबा जी से इस बारे में बात करें। मैंने माजिद को कहा, ठीक है, लेडी कांस्टेबल को छोड़ जाता हूँ, फिर हम चलते हैं। मेरे जानने वाले एक बाबा जी हैं। माजिद ने कहा। लेडी कांस्टेबल के आ जाने के बाद हमने उसको भाभी के पास छोड़ा और फिर हम लोग गाड़ी लेकर पीर साहब के पास निकल पड़े। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे। हमने भी वज़ू किया और वहाँ पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाबा जी के पास गए और सलाम दुआ करने के बाद इन्हें सारा वाक़या भी सुना दिया। चंद लम्हों के बाद बाबा जी ने आंखें बंद की। वो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद बोले, मैंने मौक्किल को भेजा है, थोड़ी देर इंतज़ार करें, इसके बाद सारे मामले का पता चल जाएगा। ये कहने के बाद बाबा जी फिर अमल में मसरूफ़ हो गए। मैं और माजिद वहाँ से बाहर आ गए। मैंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। हम अपने साथ बर्गर और बोतल लेकर आए थे। वो खाना शुरू कर दिया। अभी हम बातों में मसरूफ़ ही थे कि अचानक माजिद को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आई। हेलो सर, एक बुरी खबर है। डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज़ में माजिद से बात की। क्या हुआ डॉक्टर साहिब, सब खैरियत तो है ना? वरा ठीक है सर, वो लेडी कांस्टेबल को मारकर यहाँ से भाग गई है और लेडी कांस्टेबल के जिस्म में खून का कतरा भी नहीं है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि उसे 24 घंटे बाद होश आएगा। माजिद ने डॉक्टर से कहा था। सर, मेरी भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। इनकी हालत के मुताबिक इन्हें कम से कम 24 घंटे से पहले होश में आना नामुमकिन था, मगर ये सब कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। डॉक्टर ने डरी हुई आवाज़ में कहा। खैर, हम लोगों ने परेशानी के आलम में वहाँ से जाने का सोचा, क्योंकि अब लेडी कांस्टेबल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। मगर इससे पहले कि हम हॉस्पिटल जाते, हमने बाबा जी के पास जाने का सोचा। बाबा जी के पास गए तो इन्होंने बताया कि मैंने सब पता लगा लिया है। इस वाक़े के पीछे एक खूनी जिनज़ादी का हाथ है, जो कि आधी जिनज़ादी और आधी औरत है। ये इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। आज से कुछ साल पहले इस चुड़ैल को हिंदू पंडित ने चिल्ला काट कर अपने कब्जे में किया था, मगर बाद में वो इस चुड़ैल को अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो बहुत शक्ल से खूबसूरत और मासूम थी। चुड़ैल से इस वादे के साथ कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, कहकर दोनों ने शादी कर ली। इनके मिलाप से ये बच्ची पैदा हुई। इस बच्चे के पैदा होने के चंद साल बाद इसके माँ बाप गुजर गए। उसके बाद इसके चचा ने इसे पाला और जैसे जैसे ये जवान होती गई, वैसे वैसे उससे चुड़ैल के आसार नमूदार होने लगे। और इसका चचा इस बात से नावाकिफ है कि ये शादी करती है, तो शादी के कुछ दिन के बाद अपने शौहर का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है, फिर हफ्तों तक गायब रहती है। फिर कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद अपने दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। जब वो अपने हामिद को मारकर भाग जाती है तो इसका चचा हफ्तों पुलिस थानों के चक्कर लगाता है। कुछ हफ्तों के बाद वो फिर अपनी भोली सी सूरत लेकर आ जाती है। ये भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत, मासूम और चालाक है। लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। इसका अंदाज इंतहाई मासूमाना होता है। हर बार एक नई कहानी सुनाती है, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं होता कि इसका चाचा पिछला गांव छोड़कर आया क्यों था और शादी के बाद गांव वालों ने इसे मनहूस कहकर गांव से क्यों निकाला था। मगर इस बार ये पकड़ी गई।
वो कैसे? मैंने बाबा जी से पूछा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जिनसादी होने के साथ साथ इंसान भी है। जब ये अपना शिकार करके भाग रही थी तो भागते भागते थक गई। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से दरख्त से टकराकर बेहोश हो गई। इसके पकड़ने की एक वजह ये भी है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ लम्हे पहले तुम्हें फ़ोन कर दिया था। हाँ बाबा जी, उसका फ़ोन आते ही मैं घर से निकल पड़ा था। इसके घर से मेरे घर का फासला बहुत थोड़ा है। अब इसे सज़ा क्या देनी चाहिए, या फिर इसे हमेशा के लिए मारना चाहिए? क्या इस पर गोली असर करेगी? माजिद ने पूछा। हाँ करेगी, मगर गोली से इसकी मौत वाक़ई नहीं होगी, वो इसे सिर्फ ज़ख्मी करेगी। वो अब तक जब तक ये आम इंसान है, चुड़ैल के रूप में आते ही इसका ज़ख्म फिर से भर जाएगा। बाबा जी ने कहा, न जाने उसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, ख़ास तौर पर मेरे दोस्त मुबीन की। मैं तो इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं इसे ख़त्म कर दूं। मैंने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता देता हूँ। ये लो सत्तू के दाने। कब्रिस्तान में किसी पुरानी सी कब्र जिसके पास दरख्त हो, वहाँ बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना। और एक बात अच्छे से याद रखना, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम्हारी दोस्त मुबीन की रूह तुम्हें बुलाए और कहे कि आसिफ इसे छोड़ दो, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। चाहे तुम्हारी बीवी आए, मगर तुमने ये अमल नहीं छोड़ना। सारा दिन किसी से बात नहीं करनी। इशा का वक्त होते ही तुमने अपना अमल शुरू कर देना है। जब तक फजर की अजान तुम्हारे कानों में न पड़े, तुमने अमल नहीं छोड़ना। बेहतर यही है कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये कहने के बाद बाबा जी ने मुझे वो अमल बताया जो चिल्ले में पढ़ना है। बाबा जी से दुआ लेकर मैं वहाँ से रुखसत हो गया। अब मेरा इरादा जल्द अज जल्द उस जिनजादी को अपने अंजाम तक पहुँचाना था। यार आसिफ, तुम ये अमल कर लोगे ना? माजिद ने रास्ते में मुझसे पूछा। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। मुझे इन सब मासूमों और खुसूसन अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर पहुंचकर मैंने ज़ारा को सारी बात बताई। उसे दिलासा दिया कि तुम परेशान मत हो, मैं ये काम बखूबी कर लूँगा। उसके बाद अपना ज़रूरी सामान लिया, माजिद से मिला, फिर पापा जी से इजाज़त लेने के बाद घर गया। रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया, जो कि मुबीन के घर के पास ही था, क्योंकि वही सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान था। थोड़ी मेहनत के बाद मुझे वो पुरानी कब्र मिल गई जो एक दरख्त के पास थी। मैंने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर एक हिसार खींचा, बैठकर अपना अमल करने लगा बगैर किसी फिक्र और परेशानी के। ये रात सुकून से गुजर गई। उसके बाद अपना अमल जारी रखा। 4 दिनों तक मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपना अमल करता और घर आ जाता। सुबह को अपनी नींद पूरी करता, जबकि रात में अमल करता। ये अमल की चौथी रात थी। मैंने रोज़मर्रा की तरह हिसार खींचकर अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे बादल यकदम आ गए और ज़ोर से गरजने लगे। शदीद बारिश होने लगी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये कोई आम बारिश नहीं थी, खून की बारिश थी। ये बारिश मेरे हिसार से बाहर हो रही थी। हिसार के अंदर एक कतरा भी नहीं गिरा था। तभी मैं काफ़ी डर गया। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। फिर मैं 5वीं रात भी बगैर किसी परेशानी के अमल मुकम्मल करके घर लौटा। आज मेरी 6ठी रात थी। अमल किए हुए 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सामने कब्र के पास झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई जानवर था जो यकायक मेरे सामने आ गया। इस जानवर को देखकर मुझे यूँ लगा जैसे अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। खौफ के मारे मेरी आंखें फट गईं, जिस्म कांप रहा था। इसके 2 मुंह थे, एक भेड़िए के जैसा, एक चीते के जैसा, और दोनों की लंबी सांप की तरह जुबान थी। वो मेरे पास आया और हिसार के पास आकर कहने लगा, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं अपना अमल भी भूल गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने हवास पर काबू पाया। उसके बाद मैं दोबारा से अमल पढ़ने लगा। मुझे ज़ोर से अमल करता देखकर वो ज़ोरदार आवाज़ में गिरजा, अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ दौड़ा, मगर हिसार से टकराते ही गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ,
मेरी जान में जान आई। अल्लाह अल्लाह करके ये रात भी गुजरी, मगर इस वाक़े के बाद मुझ पर खौफ तारी था। इस जानवर को देखकर एक मर्तबा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घर आया, खाना खाया और लेट गया। थकावट की वजह से मुझे फ़ौरन नींद आ गई। आज मेरा अमल में आखिरी दिन था और ये दिन इंतहाई अहम था। चांद बड़ा साफ था और अपनी जोबन पर था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अभी अमल शुरू किए हुए 2 घंटे ही गुजारे थे कि दूर से माजिद आता दिखाई दिया। कहने लगा, मैंने वरा को मार दिया है, चलो आ जाओ, उठो। मेरे जहन में बाबा जी की बात आ गई कि वरा हर चुड़ैल के रूप में आएगी, इसलिए आंखें बंद करके अपने अमल में मसरूफ़ रहा। उठो, क्या कर रहे हो? ये कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ हिसार से टकराया वो भी गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही देर के बाद दूर से वरा भाभी आती दिखाई दी। मेरे पास आकर रोने लगी, खुदा के लिए आसिफ भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा। मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी तो वो वहाँ से चली गई। अमल ख़त्म होने में कुछ देर ही बाकी थी कि ज़ोर से ज़िलज़ला आने लगा। सारी कब्रें फटने लगी, कब्रों से मुर्दे उठकर बाहर आने लगे। एक अजीब व गरीब सी आवाज़ों से कब्रिस्तान गूंज उठा था। मेरा खौफ से बुरा हाल था। इतने में सामने से वरा आती दिखाई दी। साथ में बाबा जी भी थे। बाबा जी कहने लगे, छोड़ो, हम सब ने इसे माफ़ कर दिया है। पीछे मुबीन भी खड़ा था। कहने लगा, हम सब ने इसे माफ़ कर दिया है, तुम अपना अमल छोड़ दो और यहाँ से उठ जाओ। मैं उठने ही लगा था कि मेरे कानों में बाबा जी की आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, अपने अमल पर तवज्जो दो। मैं सोचने लगा कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी करने लगा था। तभी मैं दोबारा बैठ गया, अपना अमल शुरू कर दिया कि वरा की सूरत तब्दील होने लगी। उसका चेहरा इंतहाई भयानक हो गया। वो मुझे धमकियाँ देने लगी कि यहाँ से फ़ौरन उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हारे ख़ानदान को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। वो अचानक मेरी बीवी ज़ारा को पकड़ कर ले आई और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ कर बोली, अगर तुमने ये अमल नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी। तभी मुझे पता चल गया कि ये भी नज़र का धोखा है। मैंने आंखें बंद किए अमल जारी रखा। अब वहाँ से ज़ारा, बाबा जी, मुबीन और माजिद गायब हो गए थे। सिर्फ वो मुर्दे और वरा वहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने मुर्दों के साथ मिलकर मुझ पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। मगर जो भी पत्थर हिसार से टकराता वहीं पर भस्म हो जाता। जिस कब्र पर मैं अमल करने लगा था वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी। डर और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद करके अपने अल्लाह से मदद की फरियाद की, ज़ोर ज़ोर से अमल पढ़ने लगा। इतने में मुझे दूर से अज़ानों की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो बाहर वरा का जिस्म चल रहा था। दूर से मुझे ज़ारा, माजिद और बाबा जी आते दिखाई दिए। इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। माजिद ने उस राख को पास ही मौजूद गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने बहुत से मासूम लोगों का बदला लिया था और उन मासूम लोगों में मेरा दोस्त भी शामिल था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।